12 नवंबर 2024 और हम लोग एडएक्सेल फिजिक्स में यूनिट नंबर 1 में मटेरियल के क्वेश्चन कर रहे हैं। मटेरियल के क्वेश्चन में दो तरह के क्वेश्चन होते हैं। या तो मटेरियल का मतलब होता है सॉलिड मटेरियल, स्ट्रेस, स्ट्रेन, यंग मॉडुलस, या टॉपिक होता है फ्लूइड्स। और फ्लूइड्स की बात करते हैं तो स्टोक्स लॉ, टर्मिनल वेलोसिटी, सारी ये वाली बातें चल रही होती हैं। तो बेटा लास्ट क्लास हमारी 7 नवंबर को हुई थी और 7 नवंबर वाली क्लास के अंदर मैंने ये क्वेश्चन शुरू कर लिया था, लेकिन क्लास का टाइम खत्म हो गया था। अभी बेटा इस क्लास को हम आगे लेके चल रहे हैं। तो आगे लेके चलने में जरा देखिए कि ये क्वेश्चन था जो मैंने थोड़ा सा करा दिया था, लेकिन मैं रिवाइज करा के आगे चलना चाहूंगा। क्वेश्चन में बेटा पहले आपको एक स्टोरी सुना रहे हैं और मैंने 90% सवाल में देखा है कि स्टोरी का कोई काम नहीं होता, स्टोरी को आप इग्नोर मारें, क्वेश्चन में डायरेक्ट आ जाए। क्वेश्चन है, एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है जिसका मास बता दिया है और वो सिंक कर रहा है टर्मिनल वेलोसिटी से। टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब होता है कांस्टेंट वेलोसिटी। और सर जब कांस्टेंट वेलोसिटी होती है ना, तो डाउनवर्ड फोर्सेस और अपवर्ड फोर्सेस बराबर हो चुकी होती है। तो सर इसमें डाउनवर्ड फोर्स ऑब्वियसली वेट होता है और अपवर्ड फोर्स अपथ्रस्ट और ड्रैग होता है। वेट का फॉर्मूला mg है, अपथ्रस्ट यहां बेटा प्लस है, वहां जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इक्वल टू ड्रैग फोर्स। ठीक है जी। अब क्वेश्चन में उन्होंने मास दिया हुआ है, इस मास को 9.8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन गया वेट। क्वेश्चन में अपथ्रस्ट भी दिया हुआ है, सर अपथ्रस्ट 4.37 एक्सपोनेंट -8, अपथ्रस्ट भी दिया हुआ है। तो बड़े मजे से आ जाती है हमारे पास ड्रैग फोर्स। तो ये लास्ट क्लास में मैं करा चुका हूं, जिसमें सारी वैल्यूज दी हुई हैं, सिंपल वैल्यूज को माइनस करा और ड्रैग फोर्स आ गई। और जब ड्रैग फोर्स आ गई तो ये उस वक्त की ड्रैग फोर्स है जब ऑब्जेक्ट ऑलरेडी टर्मिनल वेलोसिटी पकड़ चुका है। याद रखिएगा, ये उस वक्त की ड्रैग फोर्स है जब ऑब्जेक्ट टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर चुका है। और अगर वो अटेन कर चुका है तो इसी ड्रैग फोर्स को अगर मैं यहाँ पे दोबारा नीचे कॉपी कर लूं कि ड्रैग फोर्स अभी अभी हमने निकाली है 7.0, ऑल्दो कि 6.9 कुछ इस तरह का नंबर आ रहा होता है, पर जो उसमें क्वेश्चन में लिखा था शो दैट, बेटा मैंने वही नंबर लिख दिया। हमें वो नंबर लिखना चाहिए जो हमारी कैलकुलेटर में आ रहा था। ये ड्रैग फोर्स थी। कह रहे इस ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला स्टोक्स लॉ में क्या सिखाता है। सर स्टोक्स लॉ सिखाता है कि ड्रैग फोर्स होती है 6 पाई ईटा आर वी, और बेटा राइट हैंड पे लिखा हुआ है 7 एक्सपोनेंट -8। ठीक है जनाब, 7 एक्सपोनेंट -8। अच्छा जी, हमें निकालनी है टर्मिनल वेलोसिटी, और ये टर्मिनल वेलोसिटी हमने ड्रैग फोर्स की उस टाइम पे निकाली हुई है। ड्रैग फोर्स उस टाइम पे निकाली हुई है जब ऑब्जेक्ट अटेन कर चुका था टर्मिनल वेलोसिटी। इसलिए सर हमें कोई फिक्र नहीं है, हम बड़े मजे से इसमें से अगर v को सब्जेक्ट बना लें तो v को सब्जेक्ट बनाकर मामला सेटल हो जाएगा। v इज द टर्मिनल वेलोसिटी एंड इट इज इक्वल टू बट हम लोग वैल्यूज पुट कर रहे हैं 7 एक्सपोनेंट -8, बेटा ऐसे ही है। नीचे 6 कांस्टेंट है बेटा, पाई कांस्टेंट है। विस्कोसिटी, सर विस्कोसिटी है 1.41 एक्सपोनेंट -3, और रेडियस सर उन्होंने डायमीटर दिया हुआ है। भाई डायमीटर दिया हुआ है तो डायमीटर को 2 से डिवाइड मार दीजिएगा, एक्सपोनेंट -4। सॉल्व करेंगे तो बेटा टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगी, जो मैं इस टाइम के ऊपर कैलकुलेटर चलाकर आपका टाइम पास नहीं करना चाह रहा। तो बस सही है जनाब, इस सबको सॉल्व करेंगे तो टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। तो लास्ट क्वेश्चन में बेटा उमर हम ये वाला सवाल कर रहे थे, इस क्वेश्चन में ड्रैग फोर्स हमने निकाल ली थी, और बड़ा सिंपल सा सवाल है कि ड्रैग फोर्स उस वक्त निकाली है जब ऑब्जेक्ट हैज अटेन्ड टर्मिनल वेलोसिटी। तो ड्रैग फोर्स की जगह 6 पाई ईटा आर वी लिखा और उसमें से बेटा मैंने वेलोसिटी को सब्जेक्ट बनाया, तो जो रिजल्ट आया इट इज टर्मिनल वेलोसिटी। अच्छा जी, अब जो लास्ट पार्ट है ये जाहिर सी बात है थोड़ा सा मुश्किल होगा एक्सप्लेन करने वाला। इंडिकेटिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन बेटा क्या है, कह रहे जैसे जैसे ऑब्जेक्ट समंदर की डेप्थ में जा रहा है, समंदर की डेप्थ में जा रहा है, तो हमने नोट किया है कि समंदर के पानी का टेम्परेचर कम होता जा रहा है। ठीक है जनाब।
अब उसकी क्या रीजन है, हमें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस सिर्फ सवाल ये है कि हम जैसे जैसे समंदर की डेप्थ में जा रहे हैं, तो डेप्थ में जाने से हमने नोट किया है कि टेम्परेचर कम हो रहा है। और अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो क्वेश्चन ये है कि जो टर्मिनल वेलोसिटी है, ठीक है जनाब, उस टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू में क्या अफेक्ट आएगा। ठीक है ना, टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू में क्या अफेक्ट आएगा। तो पहली बात तो जरा ये देखिए कि क्वेश्चन में खुद कह रहे हैं कि सर टेम्परेचर लो हो रहा है। ठीक है ना, टेम्परेचर लो हो रहा है, तो आप जरा नोट कीजिए टेम्परेचर जब कभी लो होता है, तो समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ये लास्ट क्लास में भी इसी तरह मैंने समझाया था कि घी को अगर मैं गर्म करूं, टेम्परेचर हाई करूं, तो वो लो विस्कोसिटी हो जाता है, और ठंडा करूं तो वो हाई विस्कोसिटी हो जाता है। तो लो टेम्परेचर पर विस्कोसिटी ज्यादा हो जाती है, लो टेम्परेचर पर विस्कोसिटी ज्यादा हो जाती है। और अगर लो टेम्परेचर पे विस्कोसिटी ज्यादा हो गई, ठीक है ना, विस्कोसिटी ज्यादा हो गई, तो आप जरा नोट कीजिएगा ऊपर वाले फॉर्मूले पे ही रहते हुए कि ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला है 6 पाई ईटा आर वी। ठीक है जनाब, अब अगर मैं आपसे कहूं कि इस ईटा को यहां लेकर आ जाए, और मैंने आपसे कहा कि ये उस वक्त की ड्रैग फोर्स है जब ऑब्जेक्ट टर्मिनल वेलोसिटी पकड़ चुका है, तो याद रखिएगा जब विस्कोसिटी ज्यादा हो जाती है तो ड्रैग फोर्स ज्यादा हो जाती है, और जब ड्रैग फोर्स ज्यादा हो जाती है, ठीक है जनाब, विस्कोसिटी ज्यादा हुई है कम हुई है, मैं उल्टी बात कह रहा हूँ, जरा सुनिएगा। सर टेम्परेचर कम हुआ, विस्कोसिटी ज्यादा हो गई। सर विस्कोसिटी ज्यादा हो जाती है, विस्कोसिटी ज्यादा, तो विस्कोसिटी ज्यादा होने की वजह से, विस्कोसिटी ज्यादा होने की वजह से जो टर्मिनल वेलोसिटी है ना बेटा, टर्मिनल वेलोसिटी, उसके साथ कनेक्शन देखिए क्या फर्क पड़ेगा। सर अगर विस्कोसिटी हो गई ज्यादा, तो सर टर्मिनल वेलोसिटी हो जाएगी कम। ठीक है ना, टर्मिनल वेलोसिटी हो जाएगी कम। ठीक है जी, तो पहली बात तो ये जहन में रखिएगा। और बल्कि इससे ज़्यादा अच्छा फार्मूला मेरे ख्याल में वो वाला है जो हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला अभी क्लास शुरू करने से पहले मैंने यूँ पढ़ाना शुरू किया था, और मुझे ये फार्मूला सिर्फ पता है, लीना ने याद किया है, बाकी बच्चे याद नहीं कर रहे। और वो फार्मूला ये था 2 g r² डिफरेंस ऑफ डेंसिटीज 9 ईटा। सबसे अच्छा फार्मूला तो ये वाला है। तो मैं तो कह रहा हूँ आप यहाँ पे ये वाला रेफरेंस दें, ये वाला रेफरेंस दें कि भाई टर्मिनल वेलोसिटी होती है, टर्मिनल वेलोसिटी होती है 2 g r², डेंसिटी ऑफ स्फीयर, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डिवाइडेड बाय 9 ईटा। और ये फार्मूला में क्या बताता है, तो अब जरा इसको एक्सप्लेनेशन में डाल रहा हूं। व्हेन टेम्परेचर डिक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज विस्कोसिटी, विस्कोसिटी, वैसे इसका पूरा नाम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी इंक्रीज। और सर जब विस्कोसिटी इंक्रीज, विस्कोसिटी इंक्रीज, तो सर टर्मिनल वेलोसिटी जो है ना, टर्मिनल वेलोसिटी जो है ना, उसने डिक्रीज होना है, टर्मिनल वेलोसिटी ने डिक्रीज होना है। तो टर्मिनल वेलोसिटी डिक्रीज। ठीक है जनाब, तो ये इसका आंसर हो चुका है, बात खत्म हो चुकी है। ठीक है जनाब, सर जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा, सर जब टेम्परेचर कम होगा, आप घी को गर्म करें, विस्कोसिटी कम हो जाती है, घी को ठंडा करें, विस्कोसिटी हाई हो जाती है। जब टेम्परेचर कम होता है तो विस्कोसिटी हाई, और सर विस्कोसिटी हाई तो टर्मिनल वेलोसिटी लो हो जाती है। ये इसका आंसर हो चुका है। ठीक है जनाब, लेकिन ये क्वेश्चन है 4 नंबर का, तो मैंने मार्किंग स्कीम में देखा है कि उसने आंसर को भी ना दो स्टाइल से समझाने की कोशिश की है। मैं दूसरे स्टाइल पे भी आपको लेके जा रहा हूँ। कैसे, जरा दूसरा स्टाइल देखिएगा। ये बताइए कि जब कोई ऑब्जेक्ट टर्मिनल वेलोसिटी अटेन करता है, तभी मैंने ऊपर भी आपको लिख के बताया था ये वाली बात कि वेट एक्टिंग डाउनवर्ड, अपथ्रस्ट, और ड्रैग फोर्स एक्टिंग अपवर्ड। ठीक है जनाब, तो सर ये जो वेट है, सर ये वेट इक्वल टू अपथ्रस्ट प्लस ड्रैग फोर्स है। ठीक है जनाब, अच्छा ये बताइए कि जब अपथ्रस्ट का फॉर्मूला लिखें, सर अपथ्रस्ट का फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और इधर ड्रैग फोर्स पड़ी हुई है, इधर ड्रैग फोर्स पड़ी हुई, और ड्रैग फोर्स के अंदर ऑब्वियसली
ड्रैग फोर्स के अंदर ऑब्वियसली 6 पाई ईटा वी आर मौजूद है। ठीक है जनाब, ये बेटा वेट लिखा हुआ है। अब मेरा दूसरा स्टाइल देखिएगा जो मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंगली दूसरे तरह से समझाने जा रहा हूं। सवाल खत्म हो चुका है ऊपर वाला, लेकिन इसी आंसर को एक और तरीके से उसने एक्सप्लेन किया हुआ है। कैसे, ये बताइए सर। अब टेम्परेचर डिक्रीज होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है, ठीक है। तो हमने पढ़ा है थर्मल एक्सपेंशन, टेम्परेचर इंक्रीज तो वॉल्यूम बढ़ता है, टेम्परेचर कम करें तो सर वॉल्यूम भी कम हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। सर वॉल्यूम डिक्रीज होगा ना तो सर डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी सर, लिक्विड की डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है जनाब। अब आप देखिए ऑब्जेक्ट का वेट, फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट का वेट 50 नंबर पे था, फॉर एग्जांपल 50 नंबर पे था, और ये 50 नंबर समझाने के लिए बोल रहा हूं सर, ये 50 नंबर फॉर एग्जांपल 20 प्लस 30 के बराबर था, 20 प्लस 30 के बराबर था। अब क्या हुआ जरा गौर से सुने सर, वेट तो चेंज हो नहीं सकता, वेट रिमेन्स कांस्टेंट, लेकिन ये वाला नंबर सर बढ़ गया, सर ये वाला नंबर बढ़ गया, 20 से बढ़ के फॉर एग्जांपल ये हो गया 30। सर अगर ये 30 हो गया ना, ये 30 हो गया, तो इस नंबर को कम करना होगा, और इस नंबर को कम करने के लिए टर्मिनल वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है। सर टर्मिनल वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है अगर अगर लिक्विड की डेंसिटी बढ़ गई तो अपथ्रस्ट बढ़ गया, और सर अगर अपथ्रस्ट बढ़ गया, अपथ्रस्ट बढ़ गया, वेट तो कांस्टेंट है, वेट कांस्टेंट है, सर अगर अपथ्रस्ट बढ़ गया तो टर्मिनल वेलोसिटी लो हो जाएगी, ताकि इन दोनों का सम रिमेन्स इक्वल टू कांस्टेंट वेट, इन दोनों का सम रिमेन्स इक्वल टू वेट ऑफ इस ऑब्जेक्ट जो कि रिमेन्स कांस्टेंट। अच्छा बेटा, इन सारी बातों को अगर मैं लिखूंगा ना तो लिखने में मुझे लग जाएगा बहुत ज्यादा टाइम। तो आपको याद होगा कि हम इसका सोल्यूशन भी ये इंटरनेट के ऊपर किसी साहब ने बड़ी मेहनत से लिखा हुआ है। तो अगर हम इनके आंसर को देख लें कि इन्होंने इसके ऊपर क्या बोला हुआ है, तो जरा देखिएगा। इन्होंने दो तरह से बात समझाने की कोशिश की है। जरा पहली वाली बात देखिएगा, पहली वाली बात सर, पहली वाली बात ये है कि विस्कोसिटी डिक्रीज होती है, ठीक है जनाब, विस्कोसिटी डिक्रीज होती है टेम्परेचर के साथ, सही जनाब। इस क्वेश्चन में ड्रैग फोर्स विल इंक्रीज सो टर्मिनल वेलोसिटी डिक्रीज, ठीक है जनाब। इन्होंने ये पहली बात उस वाले फार्मूले के अकॉर्डिंगली की है कि टर्मिनल वेलोसिटी विस्कोसिटी के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है जनाब। सर जब टेम्परेचर लो होगा, टेम्परेचर लो होगा तो विस्कोसिटी हाई हो जाएगी, सर विस्कोसिटी हाई हो जाएगी तो टर्मिनल वेलोसिटी लो हो जाएगी, तो टर्मिनल वेलोसिटी लो हो गई, पहला तरीका। जरा दूसरा तरीका देखिए सर, दूसरा तरीका यह है कि समंदर के पानी की डेंसिटी इंक्रीज हो गई। सर अब समंदर के पानी की डेंसिटी इंक्रीज हो गई, समंदर के पानी की डेंसिटी इंक्रीज हो गई डेप्थ के साथ, तो अपथ्रस्ट इंक्रीज हो गया, सर अपथ्रस्ट इंक्रीज हो गया। सर वेट तो कांस्टेंट है, सर वेट तो कांस्टेंट है, तो अगर ये नंबर बड़ा हुआ है तो ये नंबर लाजमी बात है छोटा होना है, और ये नंबर छोटा करने के लिए लिखा हुआ है कि जनाब दिस रिड्यूसेस टर्मिनल वेलोसिटी, इसलिए टर्मिनल वेलोसिटी कम हो जाती है, इसलिए टर्मिनल वेलोसिटी कम हो जाती है। मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है, अब मैं इसे टू द पॉइंट समझाऊंगा और मुझे लीना एक्सप्लेन करके देंगी। बेटा लीना पूरा का पूरा टू द पॉइंट पहले सुनना और फिर मुझे आप एक्सप्लेन करके देना। पहला स्टाइल, पहला स्टाइल सर, जब टेम्परेचर लो होता है, सर जब टेम्परेचर लो होता है तो लिक्विड की विस्कोसिटी बढ़ जाती है, सर विस्कोसिटी बढ़ेगी तो सर टर्मिनल वेलोसिटी कम हो जाएगी। सिर्फ इतनी सी बात बोल के बताइए लीना। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई, लेकिन बोलने में थोड़ी सी गड़बड़ की है आपने, ठीक है ना, कोई बात नहीं। टेम्परेचर कम तो विस्कोसिटी ज्यादा, सर विस्कोसिटी ज्यादा तो टर्मिनल वेलोसिटी कम, बेहतरीन हो गया जी। अच्छा अब बेटा मोहम्मद आप मुझे ये वाली बात समझाएंगे, जरा मुश्किल है, ठीक है। सर जब टेम्परेचर कम होता है ना सर, तो टेम्परेचर कम होने से समंदर के पानी की डेंसिटी बढ़ जाती है, सर पानी की डेंसिटी बढ़ जाती है तो अपथरस बढ़ जाता है, और जब अपथरस बढ़ता है तो वेट रिमेन्स कांस्टेंट, सर वेट तो कांस्टेंट है,
तो सर इधर से टर्मिनल वेलोसिटी को कम कराकर बैलेंस करा रहे होते। अब बेटा बोलने की कोशिश कीजिए मोहम्मद। मोहम्मद। हाँ। हाँ। हाँ, और हम नहीं चेंज करते, अल्लाह ताला चेंज करते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है ना। यानी कि जो नेचर ने रूल्स बनाए, नेचर ने जो रूल्स बनाए उसके अकॉर्डिंगली सारी चीजें चल रही हैं। ठीक है। अच्छा ये बताएं, ऐसी मैं बीच में बात को लेकर आ गया कि हम लोग जो भी बात करते हैं बहैसियत मुसलमान कहते हैं ये सब कुछ अल्लाह ताला की तरफ से हो रहा है। टर्मिनल वेलोसिटी को अल्लाह ताला यूं कर देते हैं, इसको यूं कर देते हैं, इसको यूं कर देते हैं। हम मुसलमान हैं, जो मुसलमान नहीं है वो तो कहते हैं जनाब हर चीज साइंस के मुताबिक चल रही है। तो इन दोनों का आपस में कनेक्शन क्या है? तो इतनी सारी फिजिक्स पढ़ाकर और इतनी उम्र हो गई, 50 प्लस पर आ गए, तो मजहब को भी थोड़ा बहुत तो समझते ही हैं। तो जो हमारी बात समझ में आई है ना उसको कनेक्शन यूं बना के आपको बताना चाह रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने इस पूरी यूनिवर्स में, हमारे ख्याल में यूनिवर्स है, वरना अगर आप जब स्पेस फिजिक्स पढ़ेंगे ना तो ये यूनिवर्स भी एक यूनिवर्स नहीं है, मल्टीवर्स है। पता नहीं कितनी कायनातें अल्लाह ताला ने बनाई है। इन तमाम चीजों को बनाने में अल्लाह ताला ने हर चीज को फिजिकल लॉज का पाबंद कर दिया है। हर चीज अल्लाह ताला के बनाए हुए रूल्स के मुताबिक चल रही है। ठीक है जनाब। तो जो चल रही है उसको कोई बनाने वाला है, उसने उन हर चीज को रूल्स के अकॉर्डिंगली बना के छोड़ दिया और हर चीज उन रूल्स को फॉलो करते हुए चल रही है। तो आप ये ना कहें कि साइंस से चल रहा है सब कुछ। उस साइंस को बनाने वाला कोई है जिसने हर चीज को पाबंद कर दिया है कि हर चीज ने साइंटिफिक रूल के अकॉर्डिंगली, ठीक है ना, एग्जिबिट करना है हर तरह का नेचुरल फिनोमिना। ठीक है जनाब। तो बनाने वाली कोई जात है, दैट इज अल्लाह ताला। और अल्लाह ताला ने हर चीज को पाबंद कर दिया है कि फिजिकल लॉस के अकॉर्डिंगली चलना है। तो जो कुछ हो रही है वो साइंटिफिक तो हो रही है, लेकिन उस साइंटिफिक रूल्स को कोई बनाने वाला क्रिएटर है जिसकी हम मतलब हर चीज पाबंदी करती है और उसी पाबंदी के अकॉर्डिंगली सब कुछ चल रहा होता है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं शीट नंबर 2 पर। शीट नंबर 2। अच्छा, अवैस भी इसके क्लास में बैठे हुए हैं और अवैस माशाल्लाह बहुत अच्छे दर्स वाले आदमी है। अवैस बेटा आपको जो मैंने भी बात बोली इसके ऊपर आप, बल्कि आज का आप मेरे ख्याल में आज आपका माइक्रोफोन नहीं चल रहा है। जी माइक्रोफोन चल रहा है अवैस, आपसे बात हो सकती है? अवैस का मेरे ख्याल में माइक्रोफोन नहीं चल रहा है क्योंकि शुरू में भी इन्होंने व्हाट्सएप पर ही बात की थी। ठीक है जी, हम अब आगे चलते हैं। नाउ वी आर स्टार्टिंग। ठीक है बेटा, ठीक है, आपका माइक्रोफोन नहीं चल रहा। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं, शीट नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। और शीट नंबर 2 का मतलब होगा ये किसी और ईयर के सब क्वेश्चन होंगे। तो देखिएगा इस शीट के अंदर मुझे लगता है सारे क्वेश्चन उसने 2022 के कंपाइल किए हुए। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आसान नहीं है, काफी अजीब सा सवाल है। सर क्या इसके अंदर अजीब सी बात है? भाई अजीब सी बात यह है कि हम लोग ग्राफ के अंदर हमेशा दो क्वांटिटीज का रिलेशन पढ़ते हैं, दो क्वांटिटीज का रिलेशन। एक क्वांटिटी एक्स एक्सिस पर आ जाती है, एक क्वांटिटी वाई एक्सिस पे आ जाती है। और साफ नजर आ रहा है मास और टर्मिनल वेलोसिटी का कनेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कोई ऑब्जेक्ट जितना भारी होगा उसका वेट उतना ज्यादा होगा, और उसके वेट को बैलेंस करने के लिए ड्रैग फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी। और सर अब ड्रैग फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी तो टर्मिनल वेलोसिटी भी ज्यादा होगी। तो दो क्वांटिटीज का रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समझाना बड़ा आसान सा है, लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए उन्होंने कहां लेकर गए, अल्लाह करे आप मेरी बात समझ सकें जो मैं समझाने जा रहा हूं। क्वेश्चन के अंदर दो वेरिएबल का ग्राफ दिया हुआ है और कह रहे हैं दो वेरिएबल के ग्राफ में एक तीसरी बात लेकर आ गए। क्या कह रहे हैं कि अगर मैं मास को चेंज ना करूं, ठीक है जनाब, अगर मैं मास को चेंज ना करूं, तो कह रहे हैं विच, वैसे तो मास और टर्मिनल वेलोसिटी उन्होंने ग्राफ बना दिया, मास और टर्मिनल वेलोसिटी का उन्होंने ग्राफ बना दिया है। ठीक है जी। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द ग्रेडियंट ऑफ ग्राफ और अ लिक्विड ऑफ ग्रेटर विस्कोसिटी। अगर हम विस्कोसिटी बढ़ा दें, अगर हम विस्कोसिटी बढ़ा दें तो इस ग्राफ में क्या चेंज आ जाएगा? अगर हम विस्कोसिटी बढ़ा दें तो ग्राफ में क्या चेंज आ जाएगा? तो जरा गौर से सुनिएगा। फॉर एग्जाम्पल बल्कि यूं करें कि ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। ठीक है जनाब, 6 पाई ईटा आर वी। ठीक है जी। क्वेश्चन में क्या करें, विस्कोसिटी ज्यादा कर दी हमने। सर अगर विस्कोसिटी ज्यादा कर देंगे ना, विस्कोसिटी ज्यादा कर देंगे तो आपको पता है
टर्मिनल वेलोसिटी की जो वैल्यूज होंगी ना वो कम आएंगी। क्या मतलब? फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट 1 kg का था, उस 1 kg के ऑब्जेक्ट की टर्मिनल वेलोसिटी आ रही थी 20। ठीक है, ये 20 आ रही थी फॉर एग्जांपल पानी में, फॉर एग्जांपल पानी में। अब बेटा मैंने क्या करा, पानी के बजाय एक ऑयल ले लिया, कोई ऐसा ऑयल ले लिया जो थिक ऑयल है, जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा है। सर अब विस्कोसिटी ज्यादा है ना, तो उसी 1 kg के मास पर सर उसकी टर्मिनल वेलोसिटी कम आएगी। उसी मास पर मास मैंने वही रखा है, उसी मास के ऊपर आप देखिएगा टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू कम आएगी। अच्छा, दोबारा बेटा मैंने ब्लू कलर का पेन उठा लिया। कह रहे जनाब अगर मैं मास 2 kg का ले लूं, तो मैंने नोट किया है कि टर्मिनल वेलोसिटी फॉर एग्जांपल 40 आ रही थी, फॉर एग्जांपल 40 आ रही थी। ठीक है, लेकिन अगर मैंने विस्कोसिटी बढ़ा दी, यानी लिक्विड पानी के बजाय मैंने ऑयल ले लिया, तो उसी 2 kg के मास पर सर अब टर्मिनल वेलोसिटी उससे जो ऊपर वाली आ रही है उससे सर कम आएगी। और अगर मैं इनको आपस में ज्वाइन कर लूं तो ये ग्राफ बन गया। और ये जो ग्राफ बना है, ये ग्राफ सर उस लिक्विड के लिए बना है जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा है। जब विस्कोसिटी ज्यादा है तो अब जो बेटा मैंने ग्राफ बनाया है ना, इस ग्राफ का ग्रेडियंट पहले से कम हो गया है, इस ग्राफ का ग्रेडियंट पहले से कम हो गया है। तो तीन बातों को एक साथ समझाना बहुत मुश्किल बात है। अब यकीन करें इस सवाल को कराने के लिए ना मैंने क्लास से पहले इस सवाल की दिमाग में सेटिंग सोची होगी किस तरह बताऊं। यानी इस तरह का सवाल है ये। होता है ना, वरना हम तो जनरल उठा लेते हैं और फिर चल पड़ते हैं दिन भर, अगर हर क्लास से पहले बैठ के सोचें तो फिर तो बड़ा टाइम लग जाए। लेकिन इस क्वेश्चन को कराने के लिए मैं जब कभी वाला क्वेश्चन देखता हूं तो पहले सेटिंग सोच लेता हूं, क्योंकि इसमें वेरिएबल दो नहीं है बल्कि वेरिएबल तीन है। यानी दो वेरिएबल का ग्राफ दिया हुआ है, तीसरा वेरिएबल दिमाग में लाओ और दिमाग में लाके फिर सोचो कि क्या होगा। तो आई होप कि मैंने समझा लिया है। और मैं अपनी बात को दोबारा कहने के बाद उमर से ये वाली सवाल की कमेंट्री करवाना चाहूंगा। उमर बेटा गौर से सुनना। सर हमने पानी लिया, 1 kg का स्फेयर उसके अंदर गिरा दिया, सर उसकी टर्मिनल वेलोसिटी आ रही थी 20। सर ये पहला पॉइंट आ गया। सर हमने उसी पानी में 2 kg का स्फेयर गिराया, सर उसकी टर्मिनल वेलोसिटी 40 आ रही थी। तो सर पानी में तो ग्राफ दिया हुआ है। अब इन्होंने क्या करा, सर पानी हटा के ना लेकर आ गए थिक ऑयल, उसमें भी उन्होंने दोबारा क्या करा, सर 1 kg का पत्थर गिरा दिया। सर जब इन्होंने 1 kg का पत्थर गिराया, तो इस मर्तबा 1 kg के पत्थर पर टर्मिनल वेलोसिटी मैंने क्या बताया सर, जब विस्कोसिटी ज्यादा होती है तो टर्मिनल वेलोसिटी कम हो जाती है। तो आप देखिए मैंने 20 के बजाय टर्मिनल वेलोसिटी 10 नंबर पे ले ली, और बस यहीं से दूसरा वाला मैंने ग्राफ बना दिया। इसका मतलब है ग्रेडियंट कम हो गया। ठीक। अच्छा उमर बेटा मैं इतनी आपसे एक्यूरेट वर्डिंग नहीं मांगूंगा, आपको जो समझ में आए बेटा आप बोल दें, मैं उसमें से एक्सट्रैक्ट कर लूंगा कि आपको मेरी बात समझ में आई है या नहीं। उमर बेटा कोशिश कीजिए। हाँ 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 हाँ, जबरदस्त। हाँ हाँ हाँ, बस 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 बस, बेहतरीन बेहतरीन, आपने तो पूरी पूरी मेरी अल्फाज सुना दिए बेटा, बहुत अच्छा कर लिया। ऑल्दो की ये बात आपको समझ में आई कि तीन वेरिएबल संभालना एक मुश्किल काम था। तीन वेरिएबल, मास भी है, टर्मिनल वेलोसिटी भी है, विस्कोसिटी भी है, तो ये उन्होंने इंतहा कर दी इस सवाल में। अच्छा जी, और आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा बेटा ये क्वेश्चन ऑल्दो के टर्मिनल वेलोसिटी का क्वेश्चन नहीं है, पर आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ मटेरियल मटेरियल में अभी अभी हम लोग पढ़कर आए एक टॉपिक, स्ट्रेस स्ट्रेन सब कुछ। सिर्फ इतनी सी बात कोशिश कीजिए, लीना आपसे हमारा क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन में फॉर्मूला कौन सा लगेगा। टॉपिक में वही बता रहा हूँ, यंग मॉडुलस, स्ट्रेस स्ट्रेन, हुक्स लॉ एटसेट्रा। सिर्फ फार्मूला बता दें कौन से फार्मूले लगेगा इसके अंदर। क्वेश्चन क्या है, एक रस्सी टूट जाती है, टूट जाती है जब उस पर हम फोर्स लगाते हैं टी। एक रस्सी टूट जाती है जब हम उस पर फोर्स लगाते हैं टी। अब हम एक दूसरी रस्सी लेकर आ गए जिसका डायामीटर ट्वाइस है, सर जिसका डायामीटर डबल है। ठीक, मटेरियल वही है, सेम मटेरियल है, तो दिमाग में कौन सा फॉर्मूला आता है।
बिल्कुल हम आपकी इस बात से भी कर सकते हैं, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है। अच्छा, इस फोर्स पर यूनिट एरिया में जब उसने कहा कि सेम मटेरियल का है, ठीक है, तो इसमें मटेरियल नाम का कोई कांस्टेंट मौजूद नहीं है। मटेरियल नाम का कोई कांस्टेंट मौजूद है नहीं सर, कोई कांस्टेंट मौजूद नहीं है। तो ऑल दो कि मैं इससे भी सवाल कर सकता हूं, इससे भी कर सकता हूं, लेकिन एक मिनट अगर मैं आपसे यूं कहूं कि सर यंग मॉडुलस वो फॉर्मूला है जिसमें मटेरियल आ जाता है, और जब मटेरियल आ जाता है तो सर फोर्स पर यूनिट एरिया, और लेकिन बेटा लीना मैं इससे भी आपको कराऊंगा, ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया एंड देन एक्सटेंशन पर यूनिट लेंथ। ठीक है। उसने कहा सर सेम मटेरियल है, इसका मतलब है इसका आपस में इसका कोई काम नहीं है। ठीक। क्वेश्चन में उन्होंने कहीं नहीं लिखा कि लेंथ कम या ज्यादा की है, तो लेंथ भी वही है। अब हमें जो रिलेशन चाहिए ना बेटा, असल में रिलेशन चाहिए फोर्स और डायामीटर का। तो डायामीटर के लिए सर एरिया में से आ जाएगा पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। असल में सर हमें फोर्स और डायमीटर का रिलेशन चाहिए, और सर यही रिलेशन अगर आप देखें तो लीना ने सही कहा था कि सर इसमें भी अगर हम देखें ना तो हमें फोर्स और डायमीटर का रिलेशन चाहिए। सर कैसे? भाई ये डिवाइड है सर, ये माना कि मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बस काम की बात है सर, फोर्स डायमीटर स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। असल में मुझे रिलेशन चाहिए फोर्स और डायमीटर का। अब चाहे आप स्ट्रेस के रास्ते से पहुंचे, चाहे आप यंग मॉडुलस के फॉर्मूले से पहुंचे, रिलेशन मुझे वहां तक पहुंचाना था जो मैंने पहुंचा दिया। अब जब ये रिलेशन बन गया तो अब जरा गौर से सुनिएगा। सर जब डायामीटर डी था तो रस्सी ब्रेक हो रही थी टी पर। सर डायामीटर 2D कर दिया, अब रस्सी कितनी फोर्स पर ब्रेक होगी मुझे नहीं पता। सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्रॉस मल्टीप्लाई मारें, क्रॉस मल्टीप्लाई मारेंगे तो इसका आराम से आंसर आ जाएगा 40। ठीक है बेटा, इसका आराम से आंसर आ जाएगा 40। या कुछ बच्चे यूं भी कर सकते हैं, बोलेंगे सर डायमीटर डबल हुआ है तो 2 का स्क्वायर 4, तो ऑब्वियसली टेंशन 4 टाइम हो जाएगी, टेंशन 4 टाइम हो जाएगी, तो जिससे आपको समझ में आ जाए। पर काम की बात यह है कि फोर्स डायमीटर स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना जितनी थिक रस्सी होती है, जितना ज्यादा डायमीटर होता है, उसको ब्रेक करने के लिए उतनी ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, उसको ब्रेक करने के लिए फोर्स की उतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा बेटा, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। आगे चले तो बेटा ये क्वेश्चन देख के हर बच्चे को याद आएगा, सर ये क्वेश्चन तो अभी हमने कुछ एक दो क्लासे पहले किया हुआ है, जिसमें एक क्लाइंबर था और वो रस्सी पे जा रहा था और बड़ा सवाल किया था। ये तो मुझे लग रहा है इसने आधा सवाल कॉपी पेस्ट मारा है। अलबत्ता ये सवाल तो मैंने लीना बेटा आपको भी पहले नहीं कराया हुआ। ठीक है जी, ये वाला क्वेश्चन हमने आपको पहले नहीं कराया हुआ, ये मतलब पहले किसी मेरी शीट के अंदर मौजूद नहीं है। ठीक है ना। तो चलें जी, इस क्वेश्चन को देखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन ये है कि एक बिरास का हॉलो सिलेंडर है, अंदर से खाली है, जिसमें हवा भरी हुई है, और ये फ्लोट कर रहा है पानी के ऊपर। ठीक है। इसकी लेंथ बता दी है और इसका डायामीटर बता दिया है। डायामीटर का मतलब असल में ये जो सिलेंडर है ना, ये उन्होंने यूं दिखाना चाहिए था कि यहाँ से इसके अंदर गोलाई है, कोई बनाना मुश्किल तो नहीं था इनके लिए। डायामीटर 2.1 सेंटीमीटर है, तो इट इज अ सिलेंडर, इट इज अ सिलेंडर। ये सिलेंडर इस वक्त पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा है। क्वेश्चन, सर कब कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है, फ्लोट करने की कंडीशन क्या होती है? जवाब, सर इस ऑब्जेक्ट का वेट एक्टिंग डाउनवर्ड। अगर वेट अपथ्रस्ट के बराबर हो, अगर वेट अपथ्रस्ट के बराबर हो, तो सर इस कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट होता है ना सर, वो लिक्विड की सरफेस पर फ्लोट करने लगता है, लिक्विड की सरफेस पे फ्लोट करने लगता है। तो बेटा मैंने यूं लिखा कि व्हेन वेट इज बैलेंस्ड बाय अपथ्रस्ट। ठीक है जनाब, देन ऑब्जेक्ट फ्लोट्स। एक बात हो गई। या यूं लिख दीजिए कि वेट इक्वल टू अपथ्रस्ट। लेकिन क्या किसी बच्चे ने रट्टा मारा है कि मैंने लास्ट वीक आपसे कहा था भाई आपकी मार्किंग स्कीम में कई जगह वो अपथ्रस्ट के बजाय ना एक थोड़ी लंबी कर देते हैं, जो मैंने आर्शिमिदस प्रिंसिपल के नाम से एक स्टेटमेंट पढ़ाई थी आपको। तो किसी बच्चे ने आर्शिमिदस प्रिंसिपल की स्टेटमेंट अल्लाह करे याद कर ली हो, और याद कर लेना चाहिए। क्या होती है आर्शिमिदस प्रिंसिपल की स्टेटमेंट? सर स्टेटमेंट ये होती है कि जब कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड में डूबता है, जब कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड में डूबता है
तो सर उस पे लगता है अपथ्रस्ट। जब कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड में डूबता है तो उस पे लगता है अपथ्रस्ट, या जब कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड में डूबता है तो उसका वेट कम हो जाता है। कितना वेट कम हो जाता है? जवाब, सर उसका वेट कम हो जाता है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ने जितना लिक्विड डिस्प्लेस किया होता है, ऑब्जेक्ट ने जितना लिक्विड डिस्प्लेस किया होता है, उस डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वेट के बराबर अब थ्रस्ट लगता है। उस डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वेट के बराबर उसका वेट कम हो जाता है। तो इसे कहते हैं आर्शिमिदस प्रिंसिपल। इसे कहते हैं आर्शिमिदस प्रिंसिपल। तो इस वाली बात को देखा जाए कि सर आप लंबी ना करें, एक लाइन की बात बोलें तो मैं यूं बोलूंगा भाई कि कोई ऑब्जेक्ट जब फ्लोट करता है, जब उसका वेट उस पर लगने वाले अपथ्रस्ट के बराबर हो। कोई बोले सर लंबी करें, तो मैं कहूंगा वेट ऑफ ऑब्जेक्ट should be equal to weight of liquid displaced by object. It is according to Archimedes principle. तो बड़ा मैंने दोनों तरीके से बता दिया, लंबी करके भी और छोटी करके भी, और दोनों सही है भाई, दोनों सही है। अच्छा अब जरा यहां पर आ जाए, सर यहां पर क्या हो रहा है? सर वो ये कह रहा है, सर वो ये कह रहा है कि कैलकुलेशन करके दिखाएं, कैलकुलेटर चला के दिखाएं। कह रहे हैं पानी की डेंसिटी इतनी है, पानी की डेंसिटी इतनी है। कह रहे हैं जो सिलेंडर है ना, इस सिलेंडर का वेट नहीं मास मालूम करके बताया। मैंने कहा अच्छा जी। तो अभी भी बेटा मैंने जो ऊपर जो कंडीशन लिखी है ना, मैं तो उसी से क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। मैंने लिखा वेट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू अब थ्रस्ट भी लिख सकते हो, और क्योंकि मैं आपको रट्टा लगवाना चाह रहा हूं इस स्टेटमेंट का, इसलिए मैं वो लंबी वाली बात लिख रहा हूं, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय ऑब्जेक्ट। आपकी मार्किंग स्कीम में ये लंबी वाली बात लिखी होती है भाई, आपकी मार्किंग स्कीम में लंबी वाली बात लिखी होती है। कैम्ब्रिज बोर्ड में ऐसा नहीं लिखा होता, वहां पे खाली अपथ्रस्ट बोल देते। अरे जनाब वेट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू अपथ्रस्ट। अच्छा जी, वेट ऑफ सिलेंडर कितना होगा? सर वेट ऑफ सिलेंडर होगा सिलेंडर का मास इंटू ग्रेविटी। अच्छा सर वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय ऑब्जेक्ट या अपथ्रस्ट क्या होगा? सर अपथ्रस्ट होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड जी इनटू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। उतना वॉल्यूम जो लिक्विड के अंदर डूबा हुआ हो, उतना वॉल्यूम जो पानी के अंदर या लिक्विड के अंदर डूबा हुआ हो। अच्छा सर दोनों तरफ बेटा गौर से देखें, सर जी से जी कैंसिल हो गया, जी से जी कैंसिल हो गया। वी हैव टू कैलकुलेट मास। ठीक है सर, मास कैलकुलेट कर लेंगे, मास कैलकुलेट कर लेंगे। डेंसिटी ऑफ लिक्विड सर दी हुई है, पानी की डेंसिटी 1000। अच्छा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में जरा ऊपर जाके बेटा ये सेंटेंस गौर से पढ़िएगा, लिखा हुआ है कि 63% ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज सबमर्ज्ड। 63% ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज सबमर्ज्ड। ठीक है जनाब, सिलेंडर का 63% वॉल्यूम। तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा? सर लिखना पड़ेगा 63% ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। और सर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है क्या है? यार वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है बेटा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। अलबत्ता मैं आपसे कहूंगा, क्योंकि ये सवाल बेटा मैं पहले करा चुका हूं ना, इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि ये जो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है ना, इसको जरा पहले से अलग से सॉल्व कर लें। सर पाई है 3.142, रेडियस, सर रेडियस नहीं दिया हुआ, डायमीटर दिया हुआ है। डायमीटर है 2.1, 2.1, 2.1 को बेटा 2 से डिवाइड कर लेना। सेंटीमीटर है, एक्सपोनेंट -2 लगा लेना, तो ये बन जाएगा रेडियस। एच कह लें, लेंथ कह लें। सर लेंथ है इसकी 4 सेंटीमीटर, सर 4 सेंटीमीटर है, इसको मैंने कह दिया बेटा 0.04। तो पहले ना इस सिलेंडर का बेटा वॉल्यूम अलग से निकाल लो, उसके वॉल्यूम की कोई वजह है जिसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ इसको अलग से वॉल्यूम निकालें। तो इसका वॉल्यूम आएगा 8.73 एक्सपोनेंट -6। इट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है ना, इस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को मैं इस इक्वेशन में पुट करने जा रहा हूं।
यहां पुट करने जा रहा हूं। तो जरा देखिएगा, वी आर कैलकुलेटिंग मास ऑफ सिलेंडर एंड मास ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू, मास ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू 1063% का मतलब होता है 0.63 अपॉन, मैंने पता नहीं क्यों बना दिया, इसकी जरूरत नहीं थी। अरे सर, 1000 डेंसिटी ऑफ वाटर और वॉल्यूम 63%, और वॉल्यूम कितना आया हुआ है सर? वॉल्यूम आया हुआ है 8.73 एक्सपोनेंट -6। और इससे बड़ा जब आप पूरा सॉल्व कर लोगे ना, तो सिलेंडर का मास आ जाएगा 9 एक्सपोनेंट -3 केजी, 9 एक्सपोनेंट -3 केजी। ठीक है जनाब, उसको एक्यूरेट करोगे तो इट इज 8.73, 8.73 एक्यूरेट, और थोड़ा सा राउंड ऑफ करोगे तो 8.73 को मैंने राउंड ऑफ कर दिया 9 में, वरना एक्यूरेट इट इज द मास ऑफ सिलेंडर, इस सिलेंडर का मास। तो सवाल में सिखाना क्या चाह रहे हैं सर? इस सवाल में आपको सिखाना ये चाह रहे हैं, पहली बात तो ये कि कोई ऑब्जेक्ट कब फ्लोट करता है, कोई ऑब्जेक्ट कब फ्लोट करता है। जवाब, सर कोई ऑब्जेक्ट उस वक्त फ्लोट करता है जब ऑब्जेक्ट का वेट इक्वल टू अपथ्रस्ट हो, या ऑब्जेक्ट का वेट इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय ऑब्जेक्ट, दैट इज अपथ्रस्ट। उसके बाद की बेटा सारी वैल्यूज मैंने आपके सामने पुट कर दी हैं, और यकीनन आपने इसको सॉल्व करके लिख लिया होगा। लिख के कीजिएगा बेटा। हाँ बेटा बोलिए। हाँ हाँ बोले। किस जगह पे, किस जगह पे? हाँ हाँ कर देना यार, ये कर देना भाई। ऊपर अभी ऊपर उसने कंडीशन लिखवाई है, उसी कंडीशन को लेके हम लोग फार्मूला कर रहे हैं ना। अगर मैं ये ना लिखूं तो आपको भी समझ में नहीं आएगा, एग्जामिनर को भी समझ में नहीं आएगा एकदम से फार्मूले कहाँ से आ गए। तो जरा जब हम ये लिख देते हैं तो एग्जामिनर को लगता है कि हाँ यार बच्चा खुद से सवाल कर रहा है, कि वेट ऑफ सिलेंडर लेफ्ट साइड पर mg एंड दिस इक्वल टू अपथ्रस्ट, राइट हैंड पे अपथ्रस्ट ही लिख दे। ऑल्दो कि मैंने थोड़ी लंबी की है, पर लंबी इसलिए करा रहा हूं ताकि स्टेटमेंट आपके दिमाग में डाल दूं यार, वरना अपथ्रस्ट से भी काम चलेगा। ठीक है, अपथ्रस्ट से भी काम चलेगा। अच्छा जी, अब आ रहा हूं मैं क्वेश्चन के आखिरी पार्ट की तरफ। ठीक है, लास्ट पार्ट क्या है, तो जरा लास्ट पार्ट गौर से सुनिएगा। कहते हैं सर अभी जो हमने ऊपर सिलेंडर यूज किया, जो ऊपर सिलेंडर यूज किया सर, वो सिलेंडर था ब्रास का, वो सिलेंडर था ब्रास का था। और वो ब्रास का सिलेंडर जो था ना बेटा, वो फ्लोट कर रहा था, ब्रास का सिलेंडर फ्लोट कर रहा था। ठीक है, कह रहे हैं अब हमने ब्रास के सिलेंडर की जगह, ठीक है ना, बिल्कुल ब्रास के वॉल्यूम के बराबर, अब हमने गोल्ड का एक सिलेंडर लेकर आ गए। गोल्ड का जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम एग्जैक्टली ब्रास वाले सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर है, ये खुद कंडीशन में दे रहे हैं। अब आपसे क्वेश्चन ये है कि बताइए कि जो गोल्ड का सिलेंडर है सर, वो भी फ्लोट करेगा या नहीं? बिल्कुल वैसे ही सिलेंडर है, यानी हमने क्या चीज चेंज कर दी है सर? दोनों का वॉल्यूम सेम रखा है, दोनों के लिए वॉल्यूम सेम रखा है। सर अब दोनों के लिए वॉल्यूम सेम रखा है, लेकिन काम की बात क्या है सर? काम की बात यह है कि हमने डेंसिटी बदल दी है। सर अब डेंसिटी ऑफ गोल्ड बदल दी, यानी मटेरियल की डेंसिटी बदल दी, तो जाहिर सी बात है उसका वेट भी बदल जाएगा, वेट उसका बदल जाएगा खाली। ठीक है ना, उसका वेट बदल जाएगा। और अगर उसका वेट बदल गया तो अपथरस तो सर उतना ही लगना है, क्योंकि लिक्विड वही है, अपथरस तो वही ऊपर वाला लगना है, अपथरस तो उतना ही लगना है जितना पहले लग रहा था। ठीक है जी, तो खैर आपको पूरी बात मैंने समझा दी है। अब मैं आपको भी 2 मिनट दे रहा हूं, 2 मिनट दे रहा हूं, ज्यादा नहीं दूंगा, उसके बाद फिर वरना क्लास का टाइम आउट हो जाएगा। 2 मिनट आपको दे रहा हूं, आप सोचें बेटा इसमें क्या करना चाहिए। सारी वैल्यूज आपके सामने है, जो कुछ आपके सामने, यही सारे नंबर यूज होंगे।
यही सारे नंबर यूज होंगे। पहले तो मैं सवाल दोबारा रिपीट कर लूं, और लीना बेटा आप सिर्फ मुझे क्वेश्चन समझा दीजिएगा, क्वेश्चन क्या है, सिर्फ क्वेश्चन। सर क्वेश्चन ये है कि इस क्वेश्चन में सिलेंडर ब्रास का था तो वो फ्लोट कर रहा था, हमने ब्रास का सिलेंडर हटा दिया, बिल्कुल उसी साइज का गोल्ड का सिलेंडर लाके लगा दिया। सवाल है डूब जाएगा या फ्लोट करेगा। हाँ बेटा लीना सिर्फ क्वेश्चन समझा दे, सिर्फ क्वेश्चन। हाँ हाँ। हम्म हम्म। जी ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो बेटा सॉल्व करने के लिए जरा सोचिए क्या करेंगे। जो बात भी समझ में आ रही है सोचें, क्योंकि एग्जाम में तो बेटा ऐसी अनसीन क्वेश्चन आ जाता है ना। सोचें क्या करेंगे, और हमेशा सोचते इस बात पे कि उसने हमें क्या बात बताई हुई है, हमें क्या कुछ उसने दिया हुआ है। बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं बेटा जिसमें जरा गौर से सुनना, हमें समझ में ही नहीं आ रहा था करना क्या है, नहीं समझ में आ रहा था क्या करना है। ये सवाल तो समझ में आ गया, लीना ने बता दिया सर भैया हमने सिलेंडर बदल दिया है, करना क्या है ये थोड़ी एग्जामिनर बता रहे हैं। तो पता क्या करो, सुनो आप ये देखो उसने हमें क्या क्या बता दिया, जो बता दिया उससे हम क्या निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं। तो जरा सुने सर, हमें जो है ना, हमें क्वेश्चन में उन्होंने कहा है दोनों का वॉल्यूम बराबर है, दोनों का वॉल्यूम बराबर है, सही है ना। तो इसका मतलब है कि जो वॉल्यूम हमने थोड़ी देर पहले निकाला था, और आपको याद है मैंने कहा था इस वॉल्यूम को अलग से मैंने निकाल के रख लिया था, मैंने कहा यार ये काम की आएगा हमारे आगे, इसलिए वॉल्यूम को निकाल लें। तो जो वॉल्यूम ब्रास का था ना, वही वॉल्यूम ब्रास का वॉल्यूम और गोल्ड का वॉल्यूम, सर दोनों का वॉल्यूम यूज करना है 8.73 एक्सपोनेंट -6। ये मुझे समझ लीजिए गोल्ड का वॉल्यूम मिल गया, ठीक है, गोल्ड का वॉल्यूम मिल गया। गोल्ड की डेंसिटी नजर आ रही है, सर गोल्ड की डेंसिटी है 19.3 एक्सपोनेंट 3। मेरे ख्याल में मोहम्मद मुझे अच्छा समझा सकते हैं। मोहम्मद यार सिर्फ इतनी सी बात बताओ, अगर वॉल्यूम पता हो और डेंसिटी पता हो तो क्या निकाल सकते हो। बिल्कुल सही बात है सर, मास ही निकाल सकते हैं, कुछ और निकल ही नहीं सकता सर। इन दो चीजों से मास निकल सकता है। मास का फॉर्मूला, सर मास का फॉर्मूला होता है गोल्ड का मास ना, सर मास का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो सर डेंसिटी गोल्ड की 19.3 एक्सपोनेंट 3, इट इज डेंसिटी ऑफ गोल्ड, ठीक है। एंड देन वॉल्यूम ऑफ गोल्ड, तो सर वॉल्यूम वही वाला जो उसने ऊपर कैलकुलेट किया हुआ ऑलरेडी, सर वॉल्यूम था 8.73 एक्सपोनेंट -6, ठीक है ना। ये आ गया हमारे पास गोल्ड का मास। जरा बताइएगा गोल्ड का मास कितना आ गया। जी बेटा गोल्ड का मास बता दे कितना है। 0.17। और ये सब कुछ केजी में ही चल रहा है ना, सब कुछ बेटा केजी में ही चल रहा है, वॉल्यूमीटर क्यूब में था, सही बात है, ये मास आ गया केजी। ये आ गया सर मास ऑफ गोल्ड, ठीक है। अच्छा ये बताइए कोई ऑब्जेक्ट कब फ्लोट करता है, कब फ्लोट करता है। सर कोई ऑब्जेक्ट जब फ्लोट करता है, सर जब वेट अपथ्रस्ट के बराबर हो, ठीक है, या अपथ्रस्ट ज्यादा हो। अगर अपथ्रस्ट ज्यादा होगा ना, जितना ज्यादा अपथ्रस्ट होगा वो ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ लेकर आ जाएगा, और अगर वेट ज्यादा हुआ तो वो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ चला जाएगा। तो सर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं वेट किसका, गोल्ड का, गोल्ड का वेट ऑफ गोल्ड सिलेंडर, गोल्ड सिलेंडर। तो देखिएगा गोल्ड के सिलेंडर का वेट कितना बनेगा। और हमें अगर फ्लोट कराना है, तो सर फ्लोट कराने के लिए हमें चाहिए वेट कम होना चाहिए, बस वेट की वैल्यू कम होना चाहिए। अगर वेट की वैल्यू कम हुई, ठीक है ना, अगर वेट की वैल्यू कम हुई तो वो फ्लोट करेगा, और अगर वेट की वैल्यू ज्यादा निकली तो सिंक कर जाएगा। लॉजिक समझ में आ रही है।
सर कोई ऑब्जेक्ट कब सिंक करता है? सर जब उसका वेट ज्यादा होता है सिंक कर जाता है, वेट कम होता है ऊपर फ्लोट करता रहता है। तो चले वेट निकालने जा रहा हूं, वेट निकालने जा रहा हूं, वेट ऑफ गोल्ड सिलेंडर। सर वेट के लिए मास, सर मास है 0.17, जी 9.8। जरा इसको सॉल्व करके मुझे लेफ्ट साइड तो फाइनल करा दो, क्या आ रही है? और बेटा कैलकुलेटर खुदा के लिए सही चलाना, मरवा मत देना। 1.67, ठीक है, ये आ गया वेट। अब जरा राइट पर आ जाओ, अप थ्रस्ट। सर लिक्विड डेंसिटी जी वॉल्यूम, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ लिक्विड 1000 पानी की डेंसिटी, ग्रेविटी 9.8। सर वॉल्यूम तो हमने एक दफा निकाला हुआ जो हर सवाल में बार बार डाले जा रहा हूँ। वॉल्यूम कितना है सर? वॉल्यूम है 8.73 एक्सपोनेंट -6। जी बताइए हमें, आप कंपेयर करवाने जा रहे हैं, क्या आ रहा है राइट हैंड पे नंबर? और मुझे ना बीच में लगाना चाहिए क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमें नहीं पता कि लेस देन आएगा या ग्रेटर देन आएगा, तो हम अभी क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, हमें नहीं पता कि क्या आएगा। हाँ बताइए राइट हैंड पे क्या आ रहा है? 0.09। तो बताइए क्या चीज ज्यादा आ गई? क्या चीज ज्यादा आ गई? वेट ज्यादा आ गया। उमर तुम भी बताओ, अगर वेट ज्यादा आ गया फ्लोट करेगा सिंक करेगा? बस इतनी सी बात बतानी है। गोल्ड सिलेंडर विल सिंक। उसी साइज का गोल्ड का सिलेंडर सिंक कर जाएगा, उसी साइज का गोल्ड का सिलेंडर सिंक कर जाएगा, ठीक है। तो कभी भी देखिए, मैंने कोई बहुत मुश्किल इसके अंदर साइंस नहीं लगाई है। मैंने क्या करा, मैंने एक रूल बना लिया कि कभी भी फ्लोट और सिंक चेक करना हो ना, तो वेट को अपथ्रस्ट के साथ कंपेयर करो, ठीक है जनाब। तो मुझे चाहिए था गोल्ड का वेट, मुझे चाहिए था गोल्ड का वेट। वेट कैसे निकालूं? तो वेट के लिए उसने बताया सर गोल्ड का वॉल्यूम ब्रास के वॉल्यूम के बराबर है। सर वॉल्यूम तो हमने पिछली कैलकुलेशन में निकाला था, उस वॉल्यूम से और डेंसिटी से सर हमने गोल्ड का निकाल लिया मास, और उसी मास से गोल्ड का हमने निकाल लिया वेट। अब मुझे नहीं पता कि ये जो वेट है, ये वेट अपथ्रस्ट से कम आएगा या ज्यादा आएगा, तो फिर मैं अपथ्रस्ट की तरफ आ गया। अपथ्रस्ट में मैंने पानी का लिक्विड, पानी का डेंसिटी ली, जी की वैल्यू 9.8 ली, और जो गोल्ड का सिलेंडर है, ब्रास का सिलेंडर भी उसी साइज का था, वही बटा मैंने वॉल्यूम लिख दिया। और जब मैंने वॉल्यूम लिख के चेक करा तो अपथ्रस्ट आ रहा है बहुत कम, 0.09, और वेट आ रहा है उसके मुकाबले में बहुत ज्यादा, 1.67। तो सर कोई मसला नहीं है, गोल्ड विल सिंक, गोल्ड का सिलेंडर सिंक कर जाएगा। रिकॉर्डिंग स्टॉप।